हेलो मित्रों। देखिए, आज हम अपने एट्थ क्लास की हिस्ट्री का 8वां चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो पुरानी किताबें हैं उनमें ये चैप्टर नंबर 9 लिखा हुआ मिलेगा आपको, वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। और जबकि ये पुरानी जो किताबें हैं, जो नए एडिशन हैं, उनमें ये आपका 8वां चैप्टर मिलेगा। तो ये जो यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, ये पुरानी बुक का एक वो है, और यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 9 दर्शाया गया है। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे कि किस प्रकार से वुमेन, जो कि आज वुमेन का हम जो माहौल देख पा रहे हैं, स्थिति देख पा रहे हैं, ये 200 साल पहले इस प्रकार का माहौल नहीं था। यानी अंग्रेज़ों के आने से पूर्व भी इस प्रकार की स्थिति वुमेन की नहीं थी। तो ये जो परिवर्तन आए हैं, इन परिवर्तनों के पीछे की कहानी को आज हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने जाना था कि अंग्रेज जब आए थे तो वहाँ पर किस प्रकार से पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव बढ़ गया था, और फिर भारतीय कुछ विचार कैसे थे जो पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जैसे ऐसे विचारक भी थे जो कि पाश्चात्य शिक्षा के क्या थे, पक्षधर नहीं थे, उनके कटु आलोचक थे। तो आज हम यहाँ पर वुमेन की स्थिति, जाति प्रथा जो हमारे समाज के अंदर व्याप्त थी, उनकी स्थिति के बारे में जानेंगे। आप एनसीईआरटी को देख पा रहे हैं कि एक चैप्टर के साथ दूसरा चैप्टर, जो अगला चैप्टर है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। इससे क्या होता है, हमारा एक कॉन्सेप्ट जो है वो तैयार हो जाता है। तो लगातार आप यदि वीडियोज़ को देखते रहेंगे तो आपका जो एक कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाएगा। फिर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे चाहें, वो आपके जो क्वालिफाई होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना इन बुक्स के माध्यम से बहुत ज़रूरी है पहले। तो इसके लिए हमें डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं अपना चैप्टर। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 ईयर्स एगो? क्या आपने कभी विचार किया है कि आज से लगभग 200 साल पहले, यहाँ पर आप देखें, आज से लगभग 200 साल पहले बच्चे लोग कैसे रहा करते होंगे। नाउडेज मोस्ट गर्ल्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज गो टू स्कूल। आज मध्यम वर्ग की अधिकांश जो लड़कियां हैं वो स्कूल जाती हैं। क्या ऐसा 200 साल पहले भी था? अंग्रेजों के आने से पूर्व था क्या? क्या ऋग्वैदिक काल के दौरान ऐसा था? ऋग्वैदिक काल में स्थिति जो है महिलाओं की ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया था उसमें महिलाओं की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आने शुरू हो गए थे। वहाँ पर भी हमने देखा था अपाला, घोषा, लोकमुद्रा जैसी महान विदुषियाँ हुई थी, लेकिन जैसे जैसे समाज में क्रमकांडों का प्रचार बढ़ता चला गया, महिलाओं की स्थिति बदतर होती चली गई थी। और ये आज जो स्थिति देख पा रहे हैं हम महिलाओं की, इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ, लगभग 200 साल का समय हुआ है बीते, जो महिलाओं को आज इतने जो पुरुषों के साथ ये समानता के साथ खड़ी हैं। ऑन ग्रोइंग अप, जैसे जैसे हम बड़े हुए, मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेजेस, और जैसे जैसे ये लड़कियां कुछ बड़ी हुई तो बहुत सी कॉलेज में जाने लग गई, यूनिवर्सिटीज में जाने लग गई, एंड नाउ टेक अप जॉब्स आफ्टर दैट, और उसके बाद नौकरियां भी करने लगी। लेकिन ऐसा माहौल पहले नहीं था। दे हैव टू बी अडल्ट्स बिफोर दे आर लीगली मैरिड। अब देखो कि आज जो कानूनी तौर पर लड़कियों की जो विवाह करने की शादी है, जो विवाह करने की जो एज है, उसमें क्या देखने को मिलता है कि जब तक इनकी कानूनी तौर पर जो एक उम्र है, ये वयस्क नहीं हो जाती हैं, युवा नहीं हो जाती हैं, तब तक इनको कानूनी तौर पर कोई बाध्य नहीं कर सकता शादी के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ, और कानून के अनुसार, दे कैन मैरी एनीवन दे लाइक, और जिससे चाहे वो उससे शादी कर सकते हैं। फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी, चाहे वो लड़का किसी कास्ट का हो, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो। एंड विडोज कैन रीमैरी टू, और आज माहौल कैसा है कि महिलाएं जो विधवाएं हैं वो भी दोबारा शादी कर सकते हैं। ऑल वीमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट। आज जैसा कि हम देख पा रहे हैं, महिलाओं को भी पुरुष के बराबर वोट डालने का अधिकार दिया हुआ है। एंड स्टैंड फॉर इलेक्शंस, और चुनाव में भागीदार करने का, यानी चुनाव लड़ने का भी उसको उतना ही अधिकार है जितना कि एक पुरुष को है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आगे की, ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली एंजॉयड बाय ऑल। वास्तव में क्या है कि हो सकता है कि ये सभी अधिकार जो हैं सभी महिलाओं के द्वारा एंजॉय नहीं किए जाते हों, उनके द्वारा इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता हो, बट पुअर पीपल हु लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन, यानी अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं, गरीब परिवार के लोग, जहाँ पर हो सकता है कि ऐसे परिवारों में शिक्षा जो है उन लोगों तक उपलब्ध ना हो,
एंड इन मैनी फैमिलीज, बहुत से परिवार ऐसे हो सकते हैं, वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड्स, जहाँ पर महिलाएं अपने पति को जो है स्वयं नहीं चुन सकती हों। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं। 200 ईयर्स अगो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। यदि ये आज के सिनारियो की बातें हमने अभी तक जो डिस्कस किया, वो आज के सिनारियो के आज के संदर्भ में हमने जाना। अब 200 साल पहले की कहानी क्या थी? मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज। बहुत से बच्चों की शादियाँ कब कर दी जाती थी? अर्ली एज में इनकी शादियाँ कर दी जाती थी। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ। देखिए यहाँ पे क्या था, एक पोलीगेमी प्रथा थी। कौन सी थी? पोलीगेमी। ये पोलीगेमी क्या होता है? यानी मोर देन वन वाइफ हिंदू और मुसलमान दोनों ही रखते थे। आज ये प्रथा मुसलमानों के अंदर है, लेकिन प्राचीन समय में ये हिंदुओं के अंदर भी थी। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री विडोज वर प्रेज्ड इफ दे चोज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्फ ऑन द फ्यूनरल पेयर ऑफ देयर हस्बैंड्स। और उस समय एक प्रथा थी जो कि उस समय की सबसे क्रूर प्रथा मानी गई। वो प्रथा क्या थी? एक सती प्रथा थी। क्या थी? सती प्रथा। जो सती सिस्टम था, ये सबसे उस समय का क्रूर सिस्टम था। जो महिला सती को अडॉप्ट करती थी उसको वुमेन ऑफ वर्चू बोला जाता था। वुमेन ऑफ वर्चू उसको बोला जाता था। जो अपने पति की मृत्यु के बाद जो चिता होती उस पर अपने आप को जिंदा जला देती थी, तो उसको वुमेन ऑफ वर्चू बोला जाता था। इसकी प्रशंसा होती थी। वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर वेदर विलिंग और अदरवाइज, चाहे वो इच्छा से मरे या अनिच्छा से मरे, वर कॉल्ड सती, तो उसको सती कहा जाता था। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बना, व्हाट डू यू मीन बाय सती? सती से आप क्या समझते हैं? इसका मीनिंग होता है वर्चुअस वुमेन। अभी मैंने आपको बताया वर्चुअस वुमेन बोला जाता था, गुणी महिला माना जाता था उसको। वुमेन्स राइट्स टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड। उस समय देखिए, आज जो महिलाओं को प्रॉपर्टी के अंदर, जो पिता की प्रॉपर्टी उसके अंदर जो अधिकार है, पति की प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार है, ये 2005 से पहले जो हिंदू अमेंडमेंट एक्ट आया है 2005 में, उससे पहले महिलाओं को नहीं था। ये तो देखिए बिल्कुल हाल का ही, यानी 21st सेंचुरी का है आर्टिकल आपका, ये वुमेन राइट के लिए, जो कि हिंदू जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 2005 में, उसमें पिता की जो, या मान लीजिए हम अपने संदर्भ में देखें तो हमारी माता, हमारी पत्नी और हमारी पुत्रियों को बराबर का हमारी प्रॉपर्टी के अंदर क्या है? हिस्सा है आज के दिन। लेकिन पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। बिसाइड्स, इन सब के अलावा और क्या था? देखिए, मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन। उस समय महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं था। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ वुमेन वॉज एजुकेटेड। क्यों नहीं था? ये बात समझने की यहाँ पर, क्योंकि उस समय का जो समाज था वो इस प्रकार का बना हुआ था कि वो मानते थे कि यदि महिलाओं को शिक्षा दी जाएगी, शी वुड बिकम ए विडो, तो क्या बन जाएगी? वो विधवा हो जाएगी। यानी महिला ने एजुकेशन प्राप्त की और उसके पति की मृत्यु हुई। यानी ऐसे ऐसे तर्क दिए जाते थे जिसका न कोई हाथ था, न कोई पांव था, न कोई सिर था। इस प्रकार के क्लू इनको सिद्ध करने के लिए दिए जाते थे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए ये एक सती का चित्र दिया गया है यहाँ पर। ये देखो, सती के लिए, सती जब महिला होती थी तो क्या कोई महिला जिंदा जलने के लिए, आज आपके हाथ पर छोटी सी चिंगारी लग जाती है तो आपको कितना पेन होता है। उस समय जब जिंदा महिला को चिता में जलाया जाता था, उनके साथ क्या स्थिति रही होगी। तो ये चित्र दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा। ये क्या है? बोल्ताजार सोल्विन के द्वारा बनाया गया पिक्चर है। इसमें क्या दिखाया है? दिस वाज वन ऑफ द मैनी पिक्चर्स ऑफ सती पेंटेड बाय यूरोपियन आर्टिस्ट हु केम टू इंडिया। जो भारत के अंदर जो यूरोपियन आर्टिस्ट आए थे, उनके द्वारा इस प्रकार के चित्र बनाए गए। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज सीन एज एविडेंस ऑफ द बार्बरिज्म ऑफ द ईस्ट। यानी पूर्व के अंदर ये सती प्रथा थी, ये बड़ी अत्याचारी प्रथा थी। इसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेज भारतीयों के प्रति कटुता का व्यवहार करते थे या इनके प्रति आलोचक थे। उन्होंने बहुत से समाज सुधार के कार्य भी किए हैं। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर जब हम अब इस चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अंग्रेजों की जो क्या योगदान रहा भारतीय समाज को सुधारने में, और भारतीय जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने क्या योगदान दिया, उन सब के बारे में यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस होता रहेगा। और इसी रिफॉर्म की वजह से ही 1857 के अंदर आपने रिलीजियस कांड जाने होंगे कि रिलीजियस कांड भी रहा था। अंग्रेजों के जो ईसाई मिशनरीज भारत के अंदर आए थे, उन्होंने किस प्रकार से
भारतीयों को रिफॉर्म करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो कानून बनवाए थे उनके खिलाफ भी 1857 की क्रांति जो भड़की थी। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस इज बिटवीन मैन एंड वुमेन। यहाँ पर अब हम महिला और पुरुषों के बारे में जो डिफरेंस थे उनको जानेंगे, क्या कुछ थे। देखिए, नॉट द ओनली वंस इन सोसाइटी, ये केवल समाज के अंदर ही व्याप्त नहीं थे। इन मोस्ट रीजन्स, बहुत से क्षेत्रों में क्या था, पीपल वर डिवाइडेड अलोंग लाइन्स ऑफ कास्ट। यानी अभी तक तो हमने महिलाओं के बारे में, महिलाओं की स्थिति के बारे में जाना, क्या था वहाँ पर, स्त्री प्रथा वहाँ पर थी, पोलीगेमी वहाँ पर थी। आगे चलेंगे तो आपको चाइल्ड मैरिज वहाँ पर देखने को मिलेगी। अब चाइल्ड मैरिज का सिस्टम क्या था, देखिए कि लड़की की एज जो है वो बिल्कुल छोटी है, 6-7 साल की लड़की, 8 से 10 साल की लड़की की शादी 20-25 साल के व्यक्ति के साथ की जाएगी तो वो लड़की क्या रहेगी, वो लड़की विधवा होगी, और विधवा होने पर उसको सती होना पड़ेगा। समाज जो है, जो विधवा पुनर्विवाह जब लागू होता है 1856 के अंदर, तब भी महिलाओं की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि उस समय समाज के अंदर ऐसी महिलाओं को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इन मोस्ट रीजन्स पीपल वर डिवाइडेड अलोंग लाइन्स ऑफ कास्ट। यानी अब हमने अभी तक क्या देखा था, महिलाओं की स्थिति। अब जाति प्रथा को देखते हैं हम। यहाँ पर जाति प्रथा में क्या देखिए, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियज कंसिडर्ड देमसेल्फ एज अपर कास्ट। यानी जो ब्राह्मण लोग थे और जो क्षत्रिय लोग थे, ये अपने आप को क्या मानते थे, समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला, समाज का उच्च वर्ग मानते थे, अपर कास्ट बोला जाता था इनको। अदर सच एज ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, इनको क्या बोला जाता था, इनको मिडिल क्लास बोला जाता था। रेफर्ड एज वेश्याज, इनको वेश्या कहा जाता था। यानी कि ये तीन जो कैटेगरीज थी, ये जो हायरार्की थी उस समय की, या ये हम ये कहें कि जो अपने जातीय क्रम था, एक शैली थी, एक तरह से पदक्रम कह सकते हैं हम इसको। हायरार्की क्या क्या बोला जाता है, एक पदक्रम जातियों का वो था। उसके अंदर ये थर्ड प्लेस के ऊपर थे वेश्यास। देन कैम पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, फिर जो काश्तकार लोग थे वो लोग आते थे, वीवर्स आते थे, पोटर्स आते थे। इनको किस कैटेगरी में रखा जाता था, शूद्र, और ये सबसे निम्नतर श्रेणी होती थी। एट द लोवेस्ट रंग वेयर दोज who labored to keep cities and villages clean or work at the jobs that upper caste people considered polluting। यानी ये लोग वो काम करते थे जो ऊपरी वर्ग के लोग इसको गंदा काम मानते थे, पोल्यूटिंग मानते थे, प्रदूषित कार्य मानते थे उसको। यानी आपको साफ सुंदर रखने के लिए जो काम दूसरे लोग करते थे उसको ही आप क्या मानते थे, दूषित मानते थे। दैट इज इट कुड लीड टू द लॉस ऑफ कास्ट। इससे क्या हो गया, इससे समाज के अंदर उनका स्टेटस जो था वो काफ़ी निम्न हो गया। द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दिस ग्रुप्स एट द बॉटम एज अनटचेबल्स। जो अपर कास्ट के लोग थे वो इन लोगों को क्या मानते थे, अनटचेबल, कि इनको छूना नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ऐसे कार्य करते हैं जिनको वो गंदा काम मानते थे। जैसे कि डेड एनिमल्स को वहाँ से हटाना, डेड एनिमल्स को किसी के अपर फैमिली के परिवार के उसके अंदर, घर के अंदर कोई एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो उसको वहाँ से लेके जाना, तो ऐसे लोगों को अनटचेबल माना जाता था। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि हु वर अनटचेबल्स। अनटचेबल लोग कौन थे, वो लोग जो गांव की या शहर की या सोसाइटी के अंदर साफ सफाई का काम करते थे, ऐसे लोगों को अनटचेबल कहा गया था। और ये जो हायरार्की थी, जो अपना एक पदक्रम था समाज के अंदर जातियों का, उसमें सबसे निचले पायदान पर ये लोग थे। इन लोगों को और कैसा इनका, यहीं से देखो एक डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेट कैसे करते थे ये लोग, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स। यहाँ से देखो डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया इनके साथ। मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज्ड बाय द अपर कास्ट। जहाँ से उच्च जाति के लोग पानी लेकर के आते हैं वहाँ से ये पानी नहीं लेकर आ सकते थे। और बैथ इन द पॉन्ड्स वेयर अपर कास्ट बैथ। और जहाँ पर अपर कास्ट के लोग तालाबों के अंदर, नदियों के अंदर स्नान करते थे, वहाँ पे ये स्नान नहीं कर सकते थे। दे वर सीन एज इंफीरियर ह्यूमन बींग्स। इनको निम्नतर माना जाता था। मानव तो थे ये, लेकिन उनसे निम्न स्तर के मानव थे, निम्नतर कहा जाता था इनको। ओवर द 19th century and 20th centuries मैनी ऑफ दिस नॉर्म्स एंड परसेप्शंस स्लोली चेंज। जैसे जैसे 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी का दौर आता है, ये जो व्यवहार चल रहे थे समाज के अंदर, धीरे धीरे इनमें परिवर्तन आना शुरू हो। अब उनको हम देखते हैं कि ये परिवर्तन आए कैसे। तो यहाँ पर हम देखेंगे वर्किंग टुवर्ड्स चेंज।
ये परिवर्तन आए कैसे, यहाँ पर किन लोगों ने परिवर्तन को आगे बढ़ाया, उनको देखते हैं। फ्रॉम द अर्ली 19th century we find debates and discussions about social customs and practices taking on a new character। देखिए 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के अंदर हम देख पा रहे हैं कि इन मुद्दों पर बहुत से गर्मा गर्म चर्चाएं होने लग गई थी। इन्होंने एक अपना नया रूप धारण शुरू कर दिया था, एक नए रूप में ये आने शुरू हो गई थी। वन इम्पोर्टेंट रीजन फॉर दिस वॉज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, ये था आपका न्यू डेवलपमेंट ऑफ न्यू कम्युनिकेशन, यानी जो संचार का वार्तालाप के जो नए नए साधन डेवलप हो रहे थे, उनकी वजह से आम लोग भी अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते थे। पहली बार ये हो रहा था कि इनमें किताबें छप रही थी, न्यूज़पेपर्स आ रहे थे, मैगजीन्स आ रही थी, लीफलेट्स होते हैं छोटे पत्र पत्रिकाएं, ये छप रहे थे जो साप्ताहिक होते हैं, वर प्रिंटेड। इनकी जो है समाज के अंदर बाढ़ से आ गई थी। दीज वर फार चीपर एंड फार मोर एक्सेसिबल देन मनोस्क्रिप्ट। और ये क्योंकि मनोस्क्रिप्ट हमने 6th क्लास में पढ़ी थी, तो वहाँ पे क्या था, मनोस्क्रिप्ट केवल रिकॉर्ड्स होता था किनका, आपके किंग्स का, लैंडलॉर्ड्स का, ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में वहाँ पे कोई जानकारी नहीं होती थी, क्योंकि ये काफ़ी महंगे होते थे। अब जो अखबार था, कागज़ था, वो सस्ता हो गया था, इससे हर व्यक्ति अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकता था। दैट यू हैव रेड अबाउट इन द 7th क्लास में भी हमने इनके बारे में पढ़ा है। Therefore ordinary people could read these। अब आम व्यक्ति भी इनको क्या कर सकता था, पढ़ सकता था। एंड मैनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन देयर ओन लैंग्वेजेस। और अब जब व्यक्ति पढ़ लिख सकता है तो वो अपने विचारों का भी तो आदान प्रदान करेगा। जो लोग प्रभावित हैं उन लोगों से अपने विचारों को शेयर करेंगे अपनी भाषा के अंदर। ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज, मतलब हर प्रकार के मुद्दों को, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या धार्मिक मुद्दा हो, सभी को वो क्या कर सकते थे, इसके ऊपर डिबेट हो सकती थी। अब लोग डिस्कस करते थे खुले तौर पर। इनमें पर्टिकुलरली यहाँ पर अगर जो टॉपिक देखा जाए तो वो टॉपिक था महिलाओं के लिए, कि महिलाओं को भी पुरुष के बराबर जो है उसी प्रकार का दर्जा दिया जाना चाहिए। क्योंकि महिलाओं के बारे में तब तक क्या धारणा थी कि महिलाएं मानव के अनुसार पुरुष की तुलना में कैपेबल नहीं है। अरे कैपेबल तो तब होंगी ना जब आप उनको पढ़ने का मौका देंगे, उनको कुछ करने का अवसर देंगे। बिना अवसर के जब आप उनको इनकेपेबल बोल रहे हैं तो आपने उनको परखा कहाँ से उनके बारे में जानकारी हासिल की। द डिस्कशन कुड रीच आउट टू ए वाइडर पब्लिक। अब ये इस प्रकार की जो चर्चाएं थी वो आम जनता के अंदर होने लग गई थी। एंड बिकम लिंक्ड टू मोमेंट्स फॉर सोशल चेंज। और इससे ही आगे चल करके जो सामाजिक आंदोलनों का एक मार्ग प्रस्त हुआ, एक रास्ता तय हुआ। यहाँ पर देखिए, दीज डिबेट्स वर ओपन इनिशिएटेड इंडियन रिफॉर्मर्स। भारतीय समाज सुधारकों के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और इन्हीं के अंदर एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक हैं अपने राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इनको ये राजा क्यों कहलाते थे। क्या कि कोई ये राजा थे? ये राजा नहीं थे। समय था मुगल बादशाह अकबर सेकंड। किसका था? अकबर सेकंड का समय था। और अकबर सेकंड ने इनको 1830 के अंदर क्या दी थी? राजा की उपाधि दी थी। इनका जन्म, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1772 के अंदर कलकत्ता के अंदर एक ब्राह्मण परिवार के अंदर हुआ था। और ये भारत के ऐसे पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया था। ये चाहते थे कि भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा का क्या दिया जाना चाहिए? ज्ञान दिया जाना चाहिए, ताकि अपने समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उनको क्या कर सकें? सोल आउट कर सकें। तो राजा राम मोहन राय जो कि 1833 के अंदर इनकी डेथ होती, कहाँ पर होती है? लंदन के अंदर, ब्रिस्टल के अंदर। लंदन के अंदर ये गए हुए थे। लंदन में क्यों गए थे? जो अकबर सेकंड का अभी मैंने आपको जिक्र किया है, उनकी पेंशन के लिए वहाँ पर ये गए हुए थे। और वहीं पर इनकी तबीयत खराब हो जाती है ब्रिस्टल के अंदर। और ब्रिस्टल के अंदर 1833 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। वहीं पर इनका मकबरा बना हुआ है, ब्रिस्टल के अंदर, राजा राम मोहन राय का। इन्होंने कैसे क्या किया? देखिए, इन्होंने संवाद कौमुदी नामक एक पत्र निकाला था, उसके माध्यम से वहीं पर इन्हें तुफ्तुल नाम का एक पत्र और निकाला था। तुफ्तुल ये कब निकाला था इन्होंने? ये 1809 में निकाला था पत्र।
और तब इन्होंने इनके माध्यम से जो पुरानी पुस्तकें थी उनका सहारा लेकर के आम जनता को, यानी जो अपने आप को सो कॉल्ड अपर कास्ट बोलते थे, जो समाज के अंदर महिलाओं की दशा के बारे में वो थे, उनको ये बताया कि भाई आप महिलाओं को सती करते हैं, सती का व्याख्यान दिखाइए प्राचीन ग्रंथों के अंदर कहाँ पर है। तो इन चीज़ों का सहारा लेकर के इन्होंने ये सब चीज़ें की थी। आगे चल करके इन्होंने इस समाज के अंदर सुधार करने के लिए क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये ब्रह्म सभा स्टार्टिंग में करते हैं, लेकिन 1830 के अंदर ये 20 अगस्त 1828 में इसका नाम क्या कर देते हैं, समाज ब्रह्म समाज कर देते हैं, जिसको कि ब्रह्म समाज ये कब किया गया था, 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना करते हैं। पीपल सच राजा राम मोहन राय इन्होंने डिस्क्राइब किया था, बिकॉज दे फेल्ट चेंजेस वर नेसेसरी इन सोसाइटी। इन्होंने महसूस किया था कि समाज के अंदर परिवर्तन बहुत जरूरी है, एंड अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीडेड टू बी डन अवे विद। और इन्हीं के सहारे, यानी जब तक हम सुधार नहीं लेके आएंगे, जब तक ये अनजस्ट हो रहा, जो अनजस्टिस हो रहा है समाज के अंदर, इसको दूर नहीं किया जा सकता। यानी समाज के अंदर जो अनजस्ट चल रहा है उसको ख़त्म करना जरूरी था। दे थॉट दैट द बेस्ट वे टू ensure such things changes was persuading the people। लोगों को मनाना पड़ेगा to give up old practices and adopt a new way of life, कि आप पुराने परंपराओं को छोड़िए और एक नया तरीका अपनाइए, ताकि आप अपने यहाँ पर महिलाओं को भी महत्वपूर्ण सम्मान दे सके। इन सब के लिए इन्होंने क्या किया था, देखिए यहाँ पर ये इनका बारे में दिखा रखा है छोटा सा टाइटल, कि क्या कुछ किया था इन्होंने, वो यहाँ पर दिया हुआ है। कैन यू थिंक ऑफ द वेज इन विच सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस वर डिस्कस्ड इन द प्री प्रिंटिंग एज। उस समय कैसे की जाती होंगी, न्यूज़पेपर वगैरह थे नहीं, पम्पलेट्स वगैरह थे नहीं, तो उस समय कैसे किया जाता था। तो उस समय जो अपर कास्ट थे, सो कॉल्ड ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, ये समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की क्या करते थे, नीतियों को लाद देते थे। ये देखिए यहाँ पर राजा राम मोहन राय का ये आपको फोटो दिख रहा है, ये थे राजा राम मोहन राय। यहाँ पर 1833 के तक का इनका वो दिया हुआ है। ये उस समय के महान व्याख्याता थे, ठीक है। 1833 के अंदर इनकी डेथ कहाँ पर हो गई थी, ब्रिस्टल लंदन के अंदर। किस लिए गए थे, ये अंतिम जो मुग़ल बादशाह, नहीं अंतिम तो नहीं बोलेंगे हम, जो मुग़ल डायनेस्टी के जो वंशज थे, एक तरह से जो आपके अकबर फैमिली में, उनका जो अकबर सेकंड था, उसकी पेंशन बढ़वाने के लिए वहाँ पर गए हुए थे, और वहीं पर इनकी तबीयत खराब होती है और वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है। तो राजा राम मोहन राय कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि ये पाश्चात्य शिक्षा के क्या थे, समर्थक थे, भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा देना चाहते थे। क्यों देना चाहते थे, ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन, और साथ ही साथ ये महिलाओं के समानता और उनकी अधिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। ही रोट अबाउट द वे ऑफ वुमेन वर फोर्स्ड टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क। वो चाहते थे कि महिलाओं को इस काबिल बनाया जा सके कि वो महिलाएं जो हैं, जो जिनके ऊपर घरेलू काम लादा गया है, कन्फाइंड टू द होम, जिनको घर के अंदर कैद किया गया है, किचन तक कैद किया गया है, एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड बिकम एजुकेटेड, जिनको बाहर निकलने की और शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं है, उनके लिए इन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया था। फिर आगे चल करके ये विडोज़ लाइफ के बारे में करते हैं, और इन्हीं के प्रयासों से 1829 के अंदर क्या होता है, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उनके प्रयासों के साथ ही सती प्रथा को बैन किया गया था। सती प्रथा को बैन किया गया था, और यहीं 1829 के अंदर ही जो बाल विवाह वाली जो एक कुप्रथा थी, उसको भी बैन किया था। तो आज के लिए वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से विडोज़ का लाइफ वो चेंज होता है, कौन इसके मुख्य समर्थक थे। एक तो आपके राजा राम मोहन राय हो गए, और 1856 के अंदर विडो रीमैरिज एक्ट लाने में कौन सा गवर्नर जनरल था, और उसमें किस भारतीय समाज सुधारक ने सहयोग दिया था, उन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम अपने साथियों से ये अनुरोध करते हैं कि जो भी अपने चैनल पे साथी नया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करे, ताकि ये फैक्चुअल और साथ में डिटेल के साथ जो क्लासेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं आपको, वहाँ से आपको अच्छा बेनिफिट मिल सके, आपको फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।